जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो रीट का स्ट्रक्चर है, ये पाकिस्तान में जो है वो विन विन है। हमारी इकोनॉमी के लिए विन है, जॉब क्रिएशन के लिए विन है, आपकी जो एक्सेस टू कैपिटल के लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन। तो जो हम आइडियल बातें करते हैं वो आइडियल बातें इसमें सब एम्बेडेड हैं। ये आप करेंगे, जितनी आइडियल बातें हैं वो सब इसमें जो है वो एड्रेस। बट फ्रॉम लास्ट 2 years हम देख रहे थे कि रेगुलेशंस कुछ चेंज हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि 3-4 रीट्स कंपनी ऑलरेडी लिस्टिंग के लिए तैयार हैं। या इसका कंट्रोल कहाँ पर है? इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स एंड ट्रस्टी। ट्रस्टी वो टाइटल, वो लैंड होल्ड करता है अपने पास। ये इन्वेस्टर्स जो हैं बेसिकली एसपीवीज में पैसा लगाते हैं और वो एसपीवी एज अ व्हीकल उन प्रॉपर्टीज को परचेज कर लेती है कि कोई साइफरिंग ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो सके। एसपीवीज जो हैं वो बेसिकली एक कंपनी बनती है, एक अलग से व्हीकल बनता है लाइक अ ट्रस्ट। आप उसके अंदर इट हैज नो लायबिलिटी फ्रॉम अदर साइड, एक रिंग फेंसिंग है। और एसपीवी में जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट आप रखना चाहते हैं वो सेग्रीगेट हो जाता है, वो उस एसपीवी की ओनरशिप बन जाता है। जिस तरह शेयर्स होते हैं ना, किसी कंपनी के शेयर्स हम स्टॉक मार्केट में परचेज करते हैं, इसी तरह ही रीट्स क्या है कि एक प्रॉपर्टी के, क्योंकि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उसके छोटे छोटे ओनरशिप शेयर्स की सूरत में आप रीट्स में की सूरत में बेच रहे होते हैं। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जहाँ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन फंड को मैनेज कर रही होती है। इस तरह से रीट मैनेजमेंट कंपनी उस पे फंड मैनेजर रीट फंड को मैनेज कर रहे होते। तो डायरेक्टली स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन नॉट एंगेज इन द रियल एस्टेट बिजनेस। अगर आप रिटेल लेवल पे जाएं, जैसे कि हम यूएई में देखते हैं कि इवन आप 500 दिरहम से प्रॉपर्टी के अंदर ओनर बन सकते हैं। किसी भी कंट्री का रियल एस्टेट बैकबोन कहलाता है। रीट्स भी एक लीगल एंटिटी है। एक तो एक कॉर्पोरेट कल्चर है। लीगली जब आप रीट की बात करते हैं तो रीट्स आर लीगली एक पूरी एंटिटी बनती है जो कि पाकिस्तान में डेफिनेटली एसईसीपी उसको अप्रूव करता है, ट्रस्टीज बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हर एक यूनिट होल्डर जो रीट का है उसकी प्रोटेक्शन होती है। कोई स्टॉक मार्केट का बंदा, इवन कोई भी जो रीट चलाने वाली कंपनीज है, आई कैन कॉल के आरिफ हबीब जो है रीट डॉर्मेंट रीट को चला रहे हैं। आरिफ हबीब लनाट अगर कल को लिक्विडेट भी हो जाती है, कुछ भी मसला हो जाता है, मगर रीट इज प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि लीगली प्रोटेक्शन है आरिफ हबीब के साथ या कोई भी जो रीट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके साथ उस एसेट का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर जस्ट द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर होते हुए आपकी लायबिलिटीज एज अ मैनेजर सेपरेट है और रीट की अपनी जो लायबिलिटीज हैं वो सेपरेट है। जो लैंड पे रीट बनाना चाहे उसकी टाइटल को, उसकी वैल्यूएशंस को, उसकी मार्केट को, उसकी फिजिबिलिटी को पूरी तरह असेस किया जाता है। एक कोशिश हमने सागदार की तरफ से देखी कि जिसके अंदर उन्होंने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ओपन मार्केट के रेट के ऊपर वो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होंगी बल्कि इंटरबैंक रेट पे सेटल होंगी। तो इस गिमिक्री का नतीजा ये हुआ कि एक दिन में डॉलर 25 रुपये नीचे आ गया। बट इस तरह की गिमिक्री से क्या पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है? पाकिस्तान दिवालिये से बच सकता है? This is yet another question. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. नाज़रीन, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी और मईशत दोनों का पहिया जाम है and going forward the planners are trying to come up with something जो कि इकॉनमी को रिजुविनेट कर सके। एक कोशिश हमने सागदार की तरफ से देखी कि जिसके अंदर उन्होंने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ओपन मार्केट के रेट के ऊपर वो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होंगी बल्कि इंटरबैंक रेट पे सेटल होंगी। तो इस गिमिक्री का नतीजा ये हुआ कि एक दिन में डॉलर 25 रुपये नीचे आ गया। बट इस तरह की गिमिक्री से क्या पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है? पाकिस्तान दिवालिये से बच सकता है? दिस इज़ येट अनदर क्वेश्चन। But what government is trying to do or something is very different, very unique, and that is कि पाकिस्तान का तकरीबन बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा जो है वो रीट्स में पार्क है, रियल एस्टेट सेक्टर में पार्क है और गवर्नमेंट इस साइड पे, कंस्ट्रक्शन की साइड पे काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दे रही है जिसे लोग एमनेस्टी का भी नाम दे रहे हैं।
सो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बजट में प्रॉपर्टी पर जो रिलैक्सेशंस आएंगी उसके नतीजे में रीट सेक्टर्स में काफ़ी डेवलपमेंट देखी जाएगी। काफ़ी सारे रीट्स की कंपनीज ऑलरेडी आ भी चुकी हैं। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू डिस्कस कि यूएई और सऊदी अरेबिया में रीट्स का सेक्टर कैसे काम कर रहा है, उसका मुआजना पाकिस्तान से करेंगे हमारे साथ कासिम लखानी। कासिम और मज़ीद हमें ज्वाइन करेंगे शोएब इब्राहिम जो कि पाकिस्तान में बेस्ड आउट करते हैं। ही वर्क्स फॉर अ मुदारबा। रीट्स पे इनकी भी अच्छी ग्रिप है। इनसे भी समझेंगे कि हाउ डज़ दिस रीट सेक्टर गो इन पाकिस्तान। सो पहले सेगमेंट में कासिम साहब वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ग्रेट। कासिम, मैं चाहूँगा कि पहले एक आम शख्स के लिए जो पाकिस्तानी यूएई में रहता है, सऊदी अरेबिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, आप उसको एक सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बताएं कि रीट्स आपकी नज़र में क्या है। हमने देखा कि सदियों से, सालों से रियल एस्टेट के अंदर एजेंट्स भी काम करते थे, हम लोग भी काम करते थे, और जिसके अंदर लोग प्रॉपर्टी ख़रीद के रखते थे और फिर कहते थे कि ज़मीन खुद बताती है कि मेरे बेचने का वक्त आ गया है, एंड देन पीपल सेल। हाउ डज दिस रीट्स वर्क? थैंक यू वेरी मच। मैं इसको रीट को अगर एक्सप्लेन करूँ तो इन लेमन टर्म ये होगा कि आप समझ लें कि जिस तरह शेयर्स होते हैं ना, किसी कंपनी के शेयर्स हम स्टॉक मार्केट में परचेज करते हैं, इसी तरह ही रीट्स क्या है कि एक प्रॉपर्टी के, क्योंकि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उसके छोटे छोटे ओनरशिप शेयर्स की सूरत में आप रीट्स में की सूरत में बेच रहे होते हैं। रीट क्योंकि एक लीगल एंटिटी है, जिस तरह आपकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इसी तरह रीट्स भी एक लीगल एंटिटी है, और बाय ओनरशिप यू कैन हैव अ 1% ownership in a plot, in a constructed property, या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ने रीट कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसके अंदर पार्ट परसेंटेज ओनर हो सकते हैं। रीट्स अगर आप रिटेल लेवल पे जाएं, जैसे कि हम यूएई में देखते हैं कि इवन आप 500 दिरहम से प्रॉपर्टी के अंदर ओनर बन सकते हैं, लीगल ओनर, यू आर द लीगल ओनर, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएं तो आप 10, 15, 20 इन्वेस्टर्स मिलके रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ पूरी दुनिया जा रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ, रीट्स और क्राउड फंडिंग के थ्रू जो रीट्स है, जिसमें आप बहुत छोटे इवन 0.5% ऑफ द प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि रीट्स के ऊपर अगर पाकिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी रेगुलेशंस तो हैं, और डॉलमेन रीट लिस्टेड है फॉर लास्ट मेनी इयर्स, मगर उसके बाद कोई हमने खातिर खा कोई रीट कंपनी देखी नहीं। बट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स हम देख रहे थे कि रेगुलेशंस कुछ चेंज हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि 3-4 रीट कंपनी ऑलरेडी लिस्टिंग के लिए तैयार हैं, या कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं और वो रीट के अंदर अपने आप को लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एज अ पाकिस्तानी अगर हम सोचें तो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अगर हम प्लॉट से ले को खत्म करके अगर डेवलपमेंट वाली साइड पे चले जाएं, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हमारी 30, 40, 50% इकोनॉमी या जीडीपी के अंदर जो है वो एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। बिल्कुल समझ गया कासिम साहब। ये जब आप कह रहे हैं कि फ्रैक्शनलाइजेशन, डिजिटाइजेशन का दौर है, और 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ परसेंटेज की वर्थ से भी आप किसी प्रॉपर्टी में बहुत छोटी सी रकम से, जैसे आपने बताया कि 500 दरहम से यूएई में और पाकिस्तान में 20-21 रुपए के यूनिट से किसी प्रॉपर्टी में आप शराकत कर सकते हैं। I just want you to kindly explain to a normal man, an ordinary man on the street, कि इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ अ कॉमन मैन्स इंटरेस्ट है वो कैसे होता है, बिकॉज शेयर बाज़ार का तो एक जनरल सा परसेप्शन है कि बार बार कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट हुई, ब्रोकर्स पे चार्जेस लगे कि आप क्लाइंट्स के एसेट खा गए, उनकी जो सेविंग थी कैश इवॉपरेट हो गया। अब इसके अंदर कोई चीज़ फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू द शेयर्स, और इसका भी वही मॉडस ऑपरेंडी है? अब देखिए, बात यह कि 2 किस्म के रिस्क होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक होता है इन्वेस्टमेंट रिस्क, राइट। आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक कंपनी खरीद रहे हैं और वो कंपनी ड्यू टू ऑपरेशंस डूब गई है, ये है इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने लेट्स सपोज एक प्लॉट लिया है,
और पता चला कि वो प्लॉट जो है वो आगे पहले 10 बंदों ने खरीदा हुआ है, आपको प्लॉट की वजह से लॉस नहीं हुआ, आपको लीगल मैटर की वजह से लॉस हो गया। अब बात यह है कि फ्रैक्शनलाइजेशन क्या है और इसकी प्रोटेक्शन कैसे है। लीगली जब आप रीट की बात करते हैं तो रीट्स आर लीगली एक पूरी एंटिटी बनती है जो कि पाकिस्तान में डेफिनेटली एसईसीपी उसको अप्रूव करता है, ट्रस्टीज बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हर एक यूनिट होल्डर जो रीट का है उसकी प्रोटेक्शन होती है। कोई स्टॉक मार्केट का बंदा, इवन कोई भी जो रीट चलाने वाली कंपनीज है, आई कैन कॉल के आरिफ हबीब जो है रीट डॉलमेट रीट को चला रहे हैं, अगर आरिफ हबीब अल्लाह ना करे अगर कल को लिक्विडेट भी हो जाती है, कुछ भी मसला हो जाता है, मगर रीट इज प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि लीगली प्रोटेक्शन है आरिफ हबीब के साथ या कोई भी जो रीट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके साथ उस एसेट का कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर जस्ट द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर होते हुए आपकी लाइबिलिटीज एज अ मैनेजर सेपरेट हैं और रीट की अपनी जो लाइबिलिटीज हैं वो सेपरेट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक इसको हम अगर लीगली बोले तो रिंग फेंसिंग बोलते हैं, हम इसके लिए वर्ड बोलते हैं रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग क्या होती है कि आप एसेट को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी से, किसी भी पेरेंट से, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो यूनिट होल्डर्स हैं उस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी के वो जो है किसी भी वजह से लायबल ना हो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के या किसी दूसरे ऑनर के। लेमैन टर्म में मैं ऐसे ही बोलूंगा कि शेयर मार्केट में जब आप एक शेयर परचेज कर लेते हैं ना तो आप बेसिकली उस शेयर के कंपनी के अंदर ऑनर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। कुछ भी हो जाए आपको उस ऑनरशिप से कोई निकाल नहीं सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह ही एक कंपनी की लायबिलिटी जो है वो दूसरी कंपनी की लायबिलिटी से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यूजुअली इसको इसी तरह ही रीट्स उससे भी ज्यादा बल्कि मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रोटेक्टेड है। बिकॉज व्हेन यू जस्ट सेड कि जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है दैट मेक्स इट मोर सिक्योर, तो इसको थोड़ा सा काइंडली एलाबोरेट कर दें कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर वाया वर्सेस नॉर्मल स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, देखिए ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स में होता है कि आप एक अलग से ट्रस्टीज बनते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ट्रस्ट को चलाना। अब वो ट्रस्ट कैसे चलता है, ट्रस्ट का एक डॉक्यूमेंट जो है वो एग्री होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, कि ट्रस्टी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। इसी तरह ही जो मैनेजमेंट कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और राइट्स होते हैं ऑनर्स के, बेनिफिशरीज भी जिनको बोलते हैं, कि जिन लोगों की के बिहाफ पे वो ट्रस्ट बनाया गया है, और हम रीट्स की सूरत में उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए वो बेसिकली ट्रस्ट बना है। होता यह है कि वो रिंग फेंसिंग करके उस ट्रस्ट को ट्रस्ट बनाया जाता है। उस ट्रस्ट में क्या है कि एक तरफ आपकी ट्रस्टीज हैं जो कि बाय रेगुलेशंस आपकी जो उस ट्रस्ट को चला रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए वो ट्रस्ट प्रोटेक्टेड है। कोई भी उसकी जो पैसे हैं, इवन जो न्यू रेगुलेशंस 2022 में आई है उसमें हर चीज डिफाइन है कि ट्रस्ट का पैसा किस तरह के बैंकों में रखा जाएगा। जैसे रेगुलेशंस कहती है कि AA बैंक, AA रेटिंग से नीचे बैंक के अंदर आपके पैसे नहीं रखे जाएंगे। इसी तरह ही मैं डॉलमेट रेट के हवाले से कहता हूँ क्योंकि वो लिस्टेड है, तो 80% उसने जो अपनी जो कैश उसने जनरेट किया है थ्रू रेंटल वो उसने डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। दिस इज बाय लॉ, ये राइट्स हैं। और ट्रस्ट जो कंपनीज हैं उनकी लायबिलिटीज है कि उन्होंने वो पे करना है बाय लॉ, के भाई उनको वो पे करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो लिस्टेड रीट्स जो आने वाले हैं या प्राइवेट रीट्स की हम बात करें तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी यूज होता है जिसको हम SPVs करते हैं, देखते हैं यूजुअली दुबई के अंदर बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है। आई हैव टू कट यू हियर एंड रिक्वेस्ट यू कि काइंडली होल्ड योर व्यू। हम वक्फे के बाद आपसे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सो कासिम, आप बता रहे थे SPV स्ट्रक्चर के बारे में। आई वांट यू कि इसको काइंडली थोड़ा सा कंटिन्यू करें, और फाइनली आई वुड वांट यू to also explain as to what is happening in UAE and Saudi Arabia vis-a-vis these REITs development. अच्छा, SPVs के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि SPVs जो हैं वो बेसिकली एक
कंपनी बनती है, एक अलग से व्हीकल बनता है लाइक अ ट्रस्ट, आप उसके अंदर इट हैज नो लायबिलिटी फ्रॉम अदर साइड, एक रिंग फेंसिंग है। और एसपीवी में जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट आप रखना चाहते हैं वो सेग्रीगेट हो जाता है, वो उस Right. एसपीवी की ओनर बन जाता है। ठीक है, एसपीवी के अंडरनीथ कि उसके नीचे जो है जितने भी इन्वेस्टर्स आना चाहें, 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे वो रेगुलेशंस बना रहे हैं। Yeah. तो एसपीवी इज अब मैंने जो पाकिस्तान में रेगुलेशंस देखी हैं उसमें रीट्स के अंदर वो एसपीवी को सेपरेटली रीट्स के अंदर ही लेके आ रहे हैं। Right. यूएई में जो रेगुलेशंस हैं उसमें कंपनी सेपरेटली एसपीवी क्रिएट कर सकती है, और हर एसपीवी अलहदा से प्रॉपर्टी आप चाहें जो उसमें सिंगल प्रॉपर्टी रखें, चाहे उसके अंदर आप 10 प्रॉपर्टी रखें, मतलब वट एवर एसेट यू विल टेक इनटू दैट एसपीवी वो सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आप जितने भी इन्वेस्टर्स रखेंगे वो लीगल ओनर होंगे उस एसपीवी के, और वो जो एसपीवी है वो एसेट्स को ऑन कर रही है। Understood. अब होता यह है कि Understood. ये इन्वेस्टर्स जो हैं बेसिकली एसपीवीज में पैसा लगाते हैं, और वो एसपीवी एज अ व्हीकल उन प्रॉपर्टीज को परचेज कर लेती है। ठीक है, और लीगल राइट्स सारे के सारे जो हैं वो नीचे इन्वेस्टर्स के होते हैं। और जो जितना भी रेंटल है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो नीचे एसपीवीज में आता है, और एसपीवी से जितनी आपकी प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट है उस लिहाज से आपको रेंटल जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आफ्टर एनी एक्सपेंसेस, जो भी कोई मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाती है। एसपीवी एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है, दुनिया में चल रहा है। ठीक है जी, Right. हम लोग बहुत लेट हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को उस पे बहुत क्विकली काम करना चाहिए और इसको क्विकली डिजिटलाइज कर देना And we चाहिए। lost I 5 don't know years. कि 4 साल कुछ नहीं हुआ just because we couldn't introduced it. बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे एसपीवी जो है वो आज आप बनाएं प्रॉपर्टी, उसके विद इन 5 डेज आपकी प्रॉपर्टी प्लस इन्वेस्टर को जो उसके यूनिट्स हैं वो विद इन 5 डेज दुबई में इशू हो जाते हैं। ठीक है, अब इन 5 डेज में एडमिनिस्ट्रेटिव डेज हैं जहां पे कंपनी के बाद जो इवन रेगुलेटर है वो भी इन्वेस्टर्स को चेक करता है, उनकी प्रोफाइलिंग जो हम रिस्क प्रोफाइलिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको करता है, वो उसके अंदर शामिल है। विद इन 5 डेज आप एसपीवी बनाते हैं, और एसपीवी बना के यूनिट होल्डर्स को उनके यूनिट्स चले जाते हैं, एंड दे आर ऑनर अंटिल कि वो प्रॉपर्टी वो बेच दें या एसपीवी को फिर एंड में लिक्विडेट करें, सेलिंग करें। और अच्छी बात क्या है कि एसपीवी के अगेंस्ट अगर आप उसको ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर लेके आते हैं तो हर एसपीवी के अगेंस्ट अलग से बैंक अकाउंट यहाँ पे जो मैंने 2-3 लोग देखे हैं जो रीट्स के अंदर काम करें, वो अलग बैंक्स होते हैं, ताकि स्ट्रक्चर इतना क्लीन होता है कि हर एसपीवी के अगेंस्ट एक सब ऑमनीबस अकाउंट होता है बैंक के साथ, Right. और जितना भी पैसा आ रहा है रीट्स के थ्रू वो एसपीवी में से उस बैंक में जाता है, उसी बैंक से ही मैनेजमेंट फीस उसी एसपीवी के अगेंस्ट निकलती। Right. कोई एक्स्ट्रा पैसा ना निकल सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। Right. It ठीक है? makes तो sense. ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे एसपीवीज में ये कितना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा इशू ये है कि हम लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इवन जो हमारे बड़े प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, कुछ स्कीम्स हैं, उनके पास भी अभी तक मैनुअल सिस्टम है। There you are. अगर उनके पास सिस्टम है तो रेगुलेटर तो वैसे ही हमारे थोड़े स्लो हैं, दुनिया भर में स्लो होते हैं, Yeah. हम लोग थोड़े से ज्यादा स्लो हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, बट इवेंचुअली अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी करें तो हम बहुत जल्दी जो है ना इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारे आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि हमारे 80% लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रियल एस्टेट है। Yeah. बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो रियल एस्टेट में, पहले तक पिछले 10-20 साल क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में सिर्फ प्लॉट्स का काम करते रहे, Yeah. जितनी जल्दी हम ट्रांजैक्शंस में चले जाएंगे, डेवलपमेंट में चले जाएंगे, उससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, Documentation. और उससे हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंटेशन एक फैक्टर है, जो मेजर फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी है। Yeah. हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जब हमारे रोजगार मिलेगा तो हर चीज बेहतर होती जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन भी लोग करेंगे। Yeah. रोजगार नहीं है तो वो हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही. तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इस सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और Right. रीट्स मेरा ख्याल है एक बेस्ट वे है। तो बंदा 500, 1000 इवन पब्लिक रीट्स के अंदर तो आप अभी 10, 12, 13 रुपए का आप शेयर जो है ना आरिफ अभी जो डोरमेंट रीट है वो भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही. कासिम, ये ज़रा समझाएं कि एक एसपीवी में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं. कैन आई लॉन्च मल्टीपल फंड्स, वन फंड फॉर ईच प्रॉपर्टी अंडर द सेम स्ट्रक्चर?
अच्छा, आप उसमें ये करें, देखिए अगर आपने अलग-अलग फंड बनाना है तो आप सेपरेट एसपीवीज बनाएं। ओके देखिए एसपीवी इज लाइक एनी कंपनी। ओके एसपीवी के आपने बायलॉज बना दिए। गुड स्ट्रक्चर इज दैट कि ईच प्रॉपर्टी हैज इट्स ओन एसपीवी, राइट, ठीक है, ताकि उसके ऑनर जो हैं वो बड़े क्लियर रहे। बिल्कुल ठीक है, सही, अगर आप एक एसपीवी में ज्यादा प्रॉपर्टीज डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, एक ऑनर दो जगहों पे है, लाइबिलिटीज के इशू आ सकते हैं अगर आपने एसपीवी के अगेंस्ट कोई लोन लेना है या और आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो आप हर एसपीवी में प्रोजेक्ट अपनी जो प्रोडक्ट है अलग रखें। या अगर आपने मल्टी प्रोडक्ट्स रखनी है तो यूनिट एक ही इशू हो। ये नहीं है कि ओके, आप अलग से फंड्स बना रहे हैं। एक राइट, एसपीवी में बेशक आप 10 प्रॉपर्टीज रख लें, बट यूनिट होल्डर्स आर सेम। आप ज्यादा यूनिट होल्डर्स बना लें, ये आप ये कर सकते हैं। उसमें हो जाएगा क्या, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी कि आप इन्वेस्टर्स को 10 प्रॉपर्टीज का एक्सपोजर दे रहे हैं अंडर वन एसपीवी, ठीक है, चाहे वो ₹5 खर्च रहे, चाहे 10 खर्च रहे, चाहे 1000 खर्च रहे, उसके पास मल्टी प्रॉपर्टी एक्सपोजर आ गया है राइट, कि अगर कोई प्रॉपर्टी ड्यू टू एनी रीजन, जिस कोविड के दौरान पूरी दुनिया में जो आपकी प्रॉपर्टीज थी उनके रेंटल्स बंद हो गए थे, अगर एक राइट, जगह से बंद हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, दूसरी जगह से इन्वेस्टर जो है वो डाइवर्सिफाइड रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कासिम, ज़रा वहाँ पर प्राइवेट मार्केट भी है, पब्लिक मार्केट भी है, कैन यू एक्सप्लेन अस के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अच्छा, प्राइवेट मार्केट और पब्लिक मार्केट देखें, पब्लिक मार्केट जो पब्लिक रीट्स हैं वो बहुत कम है, दुबई में सिर्फ 2 हैं एंड दे आर डॉलर बेस्ड। और इसी तरह ही सऊदी के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 रीट्स हैं, या ठीक है। दे आर डूइंग वेल, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का रेट है। मगर यहाँ पे जो प्राइवेट मार्केट है, अब प्राइवेट डज नॉट मीन्स प्रोफेशनल क्लाइंट मार्केट, राइट, ठीक है। प्राइवेट में रिटेल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर अपनी प्रोडक्ट को जो है मैंने आपको बताया कि 500 दिरहम का आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। बहुत या सारी कंपनीज में मैं डीएफएस से, क्योंकि एक रेगुलेटेड एंटिटी है, मैं उस जुरिसडिक्शन में होता हूँ। या 3-4 यहाँ पे क्राउड फंडिंग कंपनीज खुली हैं जिन्होंने सिर्फ, जिनका पर्पस है प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना और ओनली इन दुबई, दे आर दुबई बेस्ड, क्योंकि वो रेगुलेशंस उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने सिर्फ दुबई में इन्वेस्ट करना है। आप ये देखें कि एवरी सेकेंड डे दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, 3-4-5-10 डेज के अंदर वो प्रॉपर्टी क्लोज कर देते हैं। एवरी 3-4 डेज वो नई प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। विद इन अ मंथ 5 से 10 प्रॉपर्टीज वो फंडेड हो जाती हैं, या ठीक है। और इतना स्मूथ प्रोसेस है कि आज आप इन्वेस्ट करें, 5-7-10 डेज में आपको जो है, मैक्स 20 डेज में आपका जो यूनिट की जो जो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि पहले फंडिंग फेज है, फंडिंग के बाद जो है फंडिंग क्लोज हो जाएगी, जब फंडिंग फुल होगी तो उसके बाद। तो यहाँ पे रेगुलेशंस आर वेरी गुड, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी इसी तरह की रेगुलेशंस की जरूरत है, जहाँ पे या आप देखें स्ट्रक्चर जो बेचने का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। या आप रीट्स के थ्रू बेचें, आप क्राउड फंडिंग के थ्रू बेचें, या आप कोई और प्राइवेट मीडियम मार्केट्स, क्रिएट बिल्कुल करें। सही, बिल्कुल सही। कासिम, प्राइवेट हमारे मार्केट, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो प्राइवेट मार्केट है, इसकी रेगुलेशंस सेपरेट हैं, एंड यू मेंशन के वहाँ पे ज़्यादा काम प्राइवेट मार्केट्स में हो रहा है एंड देयर आर नो चैलेंजेस। सो ये ज़रूर बताएं कि फ़ंड तो 4 से 5 दिन में यूनिट मिल जाते हैं, बट ये जो रीट्स की कंपनी है, इसकी रजिस्ट्रेशन में क्या ज़्यादा वक्त लगता है यूएई में? देखिए एक आरएमसी, आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ है कि आपने एक कंपनी बना ली जो भी क्राउड फंडिंग कंपनी है, डेफिनेटली जिस तरह हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटेड कंपनीज हैं वो एक अलग से प्रोसेस है, वो जो भी जिन्होंने वो रीट मैनेज करना है। या मैं उन कंपनी से हट के बात कर रहा हूँ, वो कंपनीज बनी हुई हों तो आप वो जो रीट कह लें या आप उसको एसपीवी कह दें, क्योंकि यहाँ पे एसपीज यूज होती हैं। या तो एसपीवी मैंने आपको बताया विद इन 5 डेज वो एसपीवी बन के, अगर आपके पास फंडिंग हो गई है 100%, विद इन 5 डेज आपको यूनिट इशू हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये जो रेगुलेशंस हैं, मैं डीएफएस से मैं बात करूंगा कि ये 2015-16 में, ये 16 में ले आए थे या शुरू में, क्योंकि हर जो रेगुलेटर होता है उसको टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अच्छा कौन सी रेगुलेशंस को, एंड दे आर कीप चेंजिंग द रेगुलेशंस। मुझे या याद है कि हम लोग कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर रहे थे 2015 में या 14 में, उस टाइम पे, तो उस टाइम पे डीएफएसए ने स्टॉप कर दिया हमें कि यार अभी आप कंपनी ना करें क्योंकि हम रेगुलेशंस में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। राइट, तब उन लोगों ने वो अपनी रेगुलेशंस थोड़ी सी पेज बेहतर की, उसको क्लियर किया। तब से लेकर अभी तक
रियल स्टेट के अंदर बहुत सारी जो है ना वो कंपनीज आ चुकी हैं क्राउड फंडिंग के अंदर। रेगुलेशंस आर सो फाइन, हर चीज क्लियर है आपको क्या करना है, ठीक है जी। हर अंडरस्टूड। प्रॉपर्टी जो आप लेते हैं, तो हर प्रॉपर्टी आप लेते हैं, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे DIFC जो यहाँ पे जोन है, वो उसको हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उनको डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो हर एक इन्वेस्टर्स को देख के आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे फिर जो आपका रीरा है, जो आपके जो आपकी रियल एस्टेट एजेंसी है, वो उसको फाइनली अप्रूव करती है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बैक एंड पे जो आपकी रियल एस्टेट एजेंसी है, रीरा जो है, उसके पास उनकी रिकॉर्ड पड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने रीड बना दिया और रीड के एंड पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपनी तरफ से यूनिट्स इशू कर रही है, ओके ठीक है। ओके वो प्रॉपर्ली वो डिफाइन हुए हुए हैं। और बैक एंड पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी को पता है कि क्या है, रेगुलेटर को भी पता है कि हमने हमारे पास 50 यूनिट होल्डर्स आए हैं एंड दे या आर ओनिंग दिस प्रॉपर्टी। डेवलपर को भी पता है, एवरीवन नोज के भाई किसके पास क्या है। सेकेंडरी में आपको एक और बात करने लगा हूँ, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अब ये जो क्राउड फंडिंग वाले लोग हैं, इन्होंने सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट कर दी है। या कि अगर किसी को लेट्स सपोज, क्योंकि ये प्राइवेट मार्केट है, किसी को अगर लेट्स सपोज चीजें बेचनी है, अपना यूनिट बेचना है, मेरे पास 500 के यूनिट्स हैं, ठीक है, 500 दरम के, और मुझे बेचने हैं, तो एवरी 6 मंथ के बाद वो एक अपनी विंडो ओपन करेंगे, जहां पे अगर आपने अपने यूनिट्स बेचने हैं तो सामने यूनिट्स ऑनर्स परचेज करने के लिए रेडी हैं, राइट ठीक है। तो इजीली आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो प्राइवेट ओनरशिप आप बेच सकते हैं। ओके अंडरस्टूड। कासिम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शोएब इब्राहिम, जिनसे इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे कासिम, जिन्होंने तफसील के साथ बताया कि सऊदी अरेबिया और UAE में किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीट सेक्टर में। उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिनों में रीट्स के जो यूनिट्स हैं वो इशू हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स की पॉकेट में, i.e. डिपॉजिटरी कंपनी में चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, दुश्वारियाँ हैं, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि रेगुलेशंस को डेवलप करना, समझना, हर नई चीज़ में कोई जिद्दत करना, इट टेक्स टाइम एंड वी होप कि पाकिस्तान में भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शोएब इब्राहिम, जो कि हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में रीट सेक्टर में क्या हो रहा है। हम चाहेंगे कि शोएब आप तफसील के साथ बताएं कि जो रीट्स का स्ट्रक्चर है वो फ़ंड स्ट्रक्चर है, शेयर्स की जो प्रोटेक्शन है वो इसमें कितनी अवेलेबल है, यानी अगर शेयर्स में सरमायाकारी है तो वो कितनी महफूज है, शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड होता है, ट्रस्ट स्ट्रक्चर व शेयर वर्सेस शेयर होल्डिंग मॉडल में क्या फ़र्क है और कहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कितना प्रोटेक्टेड है। और हम ये भी चाहेंगे कि आप आखिर में इस चीज़ पे भी रोशनी डालें कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रीट्स के आने से पाकिस्तान में किस तरह की तरक्की मुतवक्के है। शोएब इब्राहिम साहब, ओवर टू यू एंड अस्सलाम वालेकुम। Thank you for inviting me here on this channel. अच्छा, बिफोर गोइंग टू द रीट, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कैपिटल मार्केट के हवाले से जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को सपोर्ट दी जाती है पार्टिसिपेशंस के हवाले, राइट, जिसमें एक मॉडल आपका कंपनीज का आता है जहाँ पर छोटे छोटे शेयर होल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, व्हिच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। राइट, अच्छा, इसी तरह से जो कंपनीज, ये जो कैपिटल मार्केट SCCP के हवाले से जो इंगेज मॉनिटर होती है, वहां पर 2 तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक मॉडल्स अवेलेबल है जहां पर डायरेक्टली कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है, उसके IPOs होते हैं और उसको डायरेक्टली शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब करते हैं उनके शेयर्स को, दे बिकम द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर द कंपनी। राइट, अच्छा, रीट का मॉडल या बाकी म्यूचुअल फंड का मॉडल, ये फंड मॉडल है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि व्हाट इज अ फंड मॉडल। राइट, फंड मॉडल पाकिस्तान की मार्केट में 2-3 तरह के शेप में अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, जहाँ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन फंड को मैनेज कर रही होती है एज ए एक्सपर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट एंड उसकी मार्केट के हवाले से नो होती है। राइट, इस तरह से मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी भी मुदारबा फंड्स मैनेज कर रही होती है, जहां उन पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं फंड के हवाले से। इस तरह से रीट मैनेजमेंट कंपनी
उस पे फंड मैनेजर रीट फंड को मैनेज कर रहे होते, तो ये फंड कॉन्सेप्ट है। राइट और इसमें ये है कि एक मैनेजमेंट कंपनी, सिंगल मैनेजमेंट कंपनी कैन हैव द मल्टीपल फंड्स। ओके ये एक उसका एक उसकी ब्यूटी है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड है, मीजान फंड जो है वह इज मैनेज एंड मॉनिटर्ड बाय वन कंपनी, दैट इज अल मीजान इन्वेस्टमेंट कंपनी। बिल्कुल सही दे आर हैविंग मल्टीपल 8 to 10 फंड्स, जिसमें फिक्स इनकम फंड है, फला फंड है, बहुत सारे फंड्स उसमें हैं। राइट इस तरह से आरिफ हबीब रीट मैनेजमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है, they are also having the multiple REIT funds in the markets. बिल्कुल सही So this is the structure of the REIT and fund. अच्छा, before moving to the REIT, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का एक बड़ा सेगमेंट पाकिस्तान की मार्केट में, जिससे आई वुड से कि दिस रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ द सेवरल कंपनीज। 40-50 इंडस्ट्रीज जो है ना डेफिनेटली इसके साथ लिंक्ड है, और उसके साथ कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है, कुछ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। राइट एंड किसी भी कंट्री का रियल एस्टेट बैकबोन बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल। पाकिस्तान में डेफिनेटली रियल एस्टेट एक बड़ा शोबा, बड़ा सेक्टर, एंड इस पे बहुत काम होता है पाकिस्तान की मार्केट में। बट उसमें खामी क्या है? द इशू इज के डायरेक्टली स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन नॉट एंगेज इन द रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि साइज बड़ा है। सर्टेन इंडिविजुअल्स या एओपी कंपनीज रियल एस्टेट बिजनेस को कैरी कर रही होती हैं। एक सिंगल पर्सन या एक पार्टनरशिप पर्सन में लोग चला रहे होते हैं रियल एस्टेट को, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। इसी को देखते हुए सिक्योरिटाइजेशन कमीशन पाकिस्तान ने एक रीट मॉडल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मॉडल पाकिस्तान के मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया। ये मॉडल 2008 के इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर उस वक्त थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा था, तो ये मार्केट में ज्यादा फ्लोट नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा मामला। राइट अच्छा, मैं बताऊं कि पाकिस्तान की स्टडी अगर वर्ल्ड की स्टडी देखी जाए तो वर्ल्ड ओवर यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इवन फार ईस्टर्न कंट्रीज में रीट बहुत पॉपुलर है। या आई थिंक यूएसए में तो बहुत बड़ा रीट का साइज है, जो साइज मैनेज कर रहा है, और उसको डायरेक्ट पब्लिक की पार्टिसिपेशन अवेलेबल है। बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तान में ये एरिया मिस था हमारे पास या बिफोर दिस रीट। 2008 में रीट की एंगेजमेंट हुई, एंड उस वक्त ये पब्लिकली ये लॉ नोटिफाई हुआ कि एनीबॉडी कैन कम फॉर द रीट, तो रीट में आना चाहे तो आ सकते हैं। वो रेगुलेशंस में कुछ इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल फंड के बहुत ज्यादा रखे गए, राइट तो उस वक्त ये ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ। उसके बाद इस लॉ को रीडू किया गया और 2015 में इस लॉ को दोबारा लाया गया विद साइजेबल साइज, स्मॉल साइज ऑफ कैपिटल के हवाले से, और उसके बाद ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, इसका जो मैं समझता हूँ सेल्फ फीचर्स क्या है, एंड सेल्फ फीचर्स का ये एक तो एक कॉर्पोरेट कल्चर है, राइट जिसमें एक पूरी एक अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, जिसमें एससीसीपी एंगेज होता है, आपकी असेसमेंट होती है कि भाई मैनेजर्स कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या इनका बैकग्राउंड है, पहली बात तो ये होती है। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज है, जो लैंड पे रीट बनाना चाहे, उसकी टाइटल को, उसकी वैल्यूएशंस को, उसकी मार्केट को, उसकी फिजिबिलिटी को पूरी तरह असेस किया जाता है। उसके बाद रीट मैनेजर को लाइसेंस अवेलेबल होता है कि यू कैन गो फॉर द लीड। तो एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट कंट्रोल बेस्ड स्ट्रक्चर, वेल मॉनिटर्ड एक व्हीकल है। अच्छा, इसके साथ साथ इसका कंट्रोल कहां पर है? एक उसमें ट्रस्टी, यानी कि ट्राइपार्ट है ये, या इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स एंड ट्रस्टी, या ट्राइपार्ट। ट्रस्टी वो टाइटल, वो लैंड होल्ड करता है अपने पास, ताकि कोई साइफरिंग ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेच के रीट मैनेजर चला ना जाए, तो उसको फॉर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी देयर इज द रोल ऑफ द ट्रस्टी आल्सो। तो ये कंट्रोल के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से ये रीट मॉडल बड़ा इफेक्टिव
एंड मैं समझता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ पाकिस्तान के मार्केट में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। मेक बट या प्लीज गो अहेड। जी बोला जी। अच्छा, अच्छा बट जी बोले सर। it really makes sense and what you have explained goes miles away कि एक आम शख्स जो है उसकी पार्टिसिपेशन हो सकेगी और उसको तसल्ली है that it is a fund based structure जिसमें पीछे ट्रस्ट है। इस तरह का कोई स्टोरी, कोई चांस नहीं है कि आपके एसेट कॉन्फिस्केट हो गए। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। किसी चीज़ को उस स्ट्रक्चर में लाया जा रहा है तो देर आर मल्टीपल एरियाज़ वेयर थिंग्स आर चेक कि यार ये 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की लिख रहे हो, 1000 रुपये की तो वैल्यूएशन नहीं दिखा रहे। और फिर जिसको ये चीज़ इजाज़त होती है उसको लाइसेंस लेना होता है। और फिर व्हेन यू अप्लाई फॉर द लाइसेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी तो कंडीशंस हैं कि एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए कि जिसने अपनी लाइफ इसी काम में लगाई। इट रियली मेक सेंस एंड व्हाट यू हैव सेड सेंसेस टू मी कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ताबनाक है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बातचीत करें कि काफ़ी सारी चेंजेस के बाद अब फाइनली रेगुलेशन स्टेज पे आ गई है कि हम कह सकते हैं दिस इज़ अ टेक ऑफ पोजीशन। इकॉनमी पे, डॉक्यूमेंटेशन पे किस तरह के आपको इसके असरात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त रेगुलेटर इज वेरी मच प्रोएक्टिव टू सपोर्ट दिस सेगमेंट। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि रियल एस्टेट का एक पाकिस्तान की मार्केट में एक बूम एंड बस्ट पीरियड रहता है हमेशा। राइट। एंड इस बूम एंड बस्ट पीरियड में डेफिनेटली जब बस्ट पीरियड होता है तो उस वक्त बायर्स मार्केट होती है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बूम मार्केट में दिया सेल। अच्छा, रीट के मॉडल में आपके 3 मॉडल अवेलेबल है जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें रेंटल है, जिसमें हाइब्रिड भी है। राइट। आप उसको डेवलप करें, रेंट करें, या मे बी आप रेंट करना हाफ रेंट करें, हाफ सेल करें। तो ये मल्टी मॉडल अवेलेबल है जहां पर समटाइम रियल एस्टेट डेवलपर जो है देखते हैं कि आज की मार्केट में इतना बूम अवेलेबल है तो दे गो टू द बाय एंड दे स्टार्ट द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि कुछ मुझे मेरी स्टडी आ रही थी कि आरिफ हबीब ग्रुप ने इस पिछले तकरीबन 6 महीने में 8 महीने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए रीड के हवाले से। एंड मार्केट इस वक्त मे बी नॉट गुड बट अल्टीमेटली इन फ्यूचर देखिए पाकिस्तान की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्री तकरीबन 24 करोड़ की पॉपुलेशन। इसमें आपकी अपनी कंजम्पशन है, आपकी अपनी नीड है, आपकी अपनी अपनी ग्रोथ है। उस हवाले से आपकी 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 पॉपुलेशंस को एजुकेशन चाहिए, आपकी पॉपुलेशन को फूड चाहिए, आपकी पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपकी पॉपुलेशन को घर चाहिए। और अब तक जो स्टैटिस्टिक्स नजर आते हैं आई डोंट नो कितने क्लियर है बट तकरीबन 10 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज पाकिस्तान में है। तो चले बट देखिए आबादी का ग्रोथ है ना। इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में 4 मिलियन टू 4.5 मिलियन हर आपके बच्चे आपकी पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं। राइट। जो अल्टीमेटली ग्रो होना है उनको। एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट में देखा जाए तो आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास अच्छे कमर्शियल प्लाजा नहीं है, आपके पास शॉपिंग मॉल्स इतने अवेलेबल नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है ज्यादा। अच्छा, ये आपके पास अच्छे होटल्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, रीट का मॉडल ऐसा मॉडल है जहां पर आप क्योंकि अब इतना कैपिटल इस पे एंगेज्ड है और अब रिक्वायर्ड है कि आप सिंगल हैंडेडली आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। यू डेफिनेटली नीड द अदर इन्वेस्टर्स। राइट। एंड रीट का मॉडल वाहिद मॉडल है जहां पर एक रियल एस्टेट ओनर या रियल एस्टेट डेवलपर जो है ना पब्लिक के साथ एंगेज होकर इन्वेस्ट होकर इस मॉडल में इन्वेस्टर्स ला सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान तो ग्रोइंग कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा काम इसमें होना है, बड़ी ग्रोथ इसमें आनी है डेफिनेटली। एंड रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जहां पर इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है। शोएब इब्राहिम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसी टॉपिक के ऊपर हम चाहेंगे कि एक दफ़ा और आपके साथ तफसीली गुफ्तगू की जाए और स्पेसिफिक टू
रीट्स डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस के ऊपर हम चाहेंगे कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें और हम वो लोगों तक पहुँचाएँ। शुएब इब्राहिम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ बातचीत की कि रीट्स की डेवलपमेंट के लिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन मेजर्स ले रहा है वो कितने काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। हमें समझ में आया कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जो रीट्स की कंपनीज़ हैं, जो फ़ंड्स की इशूएंस है, यूनिट्स की इशूएंस है, वो प्रोसेस काफ़ी फ़ास्ट है। यूएई और सऊदी अरेबिया में और बाकी दुनिया में जो प्राइवेट मार्केट्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत जल्दी प्राइवेट मार्केट्स के अंदर रीट्स के यूनिट जो हैं वो सेल हो जाते हैं, यूनिट्स डिपॉजिटरी में चले जाते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी रेगुलेशंस के ऊपर भी काम होना बाकी है। मगर जो अच्छी खबर है वो ये है कि इसके अंदर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी गई है। ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर, एसपीवी के अंदर जो प्लेयर्स हैं दे आर मोर कंफर्टेबल और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा पैसा जो ग्रे इकॉनमी में पड़ा हुआ है, पार्क हुआ हुआ है, वो रीट स्ट्रक्चर के ज़रिए डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आ जाएगा और पाकिस्तान के 40 इकॉनमी के सेक्टर जो हैं वो चल पड़ेंगे, रिवाइव हो जाएंगे, जॉब क्रिएशन होगी। लेट्स होप कि ये बजट मॉन्गरिंग जो हो रही है डॉलर के साथ जो गवर्नमेंट ने किया, इकनॉमिक मेजर्स जो लिए, प्राइस की ऑयल की प्राइसेस जो कम की हैं, गवर्नमेंट एक अच्छा बजट पेश करने में कितना कामयाब रहती है और इस तरह के मेजर से गोइंग फॉरवर्ड इकॉनमी को रिवाइव कर पाती या नहीं कर पाती, इसका जायज़ा लेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।